नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हमारी जो बॉडी है वो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि इसमें माइक्रो सेकेंड्स के अंदर इतनी सारी छोटी मोटे केमिकल रिएक्शन, फिजिकल क्रियाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल और असंभव सा कार्य है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें, कहीं पे आपका दिल धड़क रहा है, कहीं पे आप रेस्पायरेशन कर रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये इनका फंक्शन कैसे चलता है, ये पूरी जो मशीन है आखिरकार ये काम कैसे करती है, कौन किसको ऑर्डर देता है, कौन से फंक्शन क्या है, और ये सारा चैप्टर इसी के बारे में है। तो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमें इस चैप्टर में जानना है कि जो बॉडी का कंट्रोल है और जो मूवमेंट है ये कोऑर्डिनेट कैसे होता है, और इन्वायरमेंट के सामने या किसी भी चीज के सामने या एक्शन के सामने हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, ये सब हम पढ़ेंगे। एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिरकार की हमारी ये बॉडी है वो इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कैसे कर पाती है और उनकी प्रोसेस कैसे चलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं वो इन्वायरमेंट के बदलाव के साथ, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज है, मान के चलो सर्दी है तो आप सुकड़ के ऐसे बैठ जाओगे बिल्कुल, ठीक है ना। गर्मी है तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसे हाथ हिलाने लगोगे पंखे की तरह, ये सब करोगे। तो वातावरण में बदलाव होने से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। तो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए थे, कुछ भी हुए हों, और जिनसे हमने रिस्पॉन्स किया, जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है या हम हैं, हमने रिस्पॉन्स किया ना, तो इसी रिएक्शन को स्टिमुली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुली। तो ये आगे काम में आएगा ये वर्ड, तो आपने याद रखना है कि इस चीज को हम स्टिमुली कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लाइट है, हीट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल है, टच है, इन सब पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट आंखों पे तेज पड़ेगी तो आंखें आप बड़ी छोटी करते हो, गर्मी लगेगी दूर हो जाओगे, सर्दी लगेगी सिकुड़ जाओगे, आवाज तेज सुनाई पड़ेगी मुड़ के देखोगे। तो ये जो सारी चीजें हैं इन पे हम रिएक्ट करते ही करते हैं। इसके अलावा बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो ये तो आपको पता ही है कि हम दोनों ही लोग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रिस्पॉन्ड तो करते हैं पर अलग अलग मैनर में, ठीक है ना। तो प्लांट का जो ये मैनर है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है और हमारा जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, और इसी पर आधारित ये चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं आगे इसको पढ़ना। जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ये दो मुख्य सिस्टम के आधार पे चलता है। दो मुख्य सिस्टम कौन से हैं? एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम की हम अगर बात करेंगे तो इसमें ये पूरी तीन चीजें आ जाती हैं। ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और नर्व्स आ जाती हैं। तो इन सबको मिला के बनता है नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम से। तो देखिए नर्वस सिस्टम में क्या है कि पहली चीज तो माइंड, ये तो है ही है, खोपड़ी अपनी। उसके बाद में है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये जो मुख्य चीज है। और इसके अलावा क्या थी, नर्व्स, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। ये जो नर्व आपको दिख रहे हैं ये तीन चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर इनके साथ साथ जो हमारे सेंस ऑर्गन है, कौन से, ये माउथ, नाक, आंखें, कान, ये सब भी, और जीभ वगैरह, ये सब भी एक नर्वस सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये सेंस ऑर्गन है, इन्हीं से तो सेंस कर पाते हैं और इन्हीं से मैसेज हमें पास होता है माइंड तक। तो हम समझते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है एनवायरनमेंट से, वो अपने सेंस के माध्यम से, सेंस ऑर्गन्स है ना ये सब,
इनके माध्यम से ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। मान लो कोई स्मेल आई तो नाक ने जो इंफॉर्मेशन है कि स्मेल आ रही है इसको रिसीव किया। इसके बाद में और दूसरा क्या इसका फंक्शन है, वो है कि जो इंफॉर्मेशन आई उसको ट्रांसपोर्ट करना किसके पास में, ब्रेन के पास में, या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, या मतलब या नर्व्स के थ्रू, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन के पास में, कुल मिला के रिसीव करके सूचना को ट्रांसपोर्ट करना ब्रेन के पास में स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के माध्यम से, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या काम है, जब ये चीज पता चल जाए कि ये बाहर घटना है, या मान के चलो कोई बदबू फैली हुई है, तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास में पहुंचेगी तो आप क्या करोगे, आप रूमाल निकालोगे और मुंह पर नाक बंद कर लोगे अपनी। तो ये जो एक्शन हुआ, ठीक है ना, और रिएक्ट किया आपने अकॉर्डिंगली कि बाहर अगर स्मेल गंदी आ रही है तो आपने रूमाल लगा लेना है। तो ये सब क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एनालाइज करने के बाद में मसल्स ने और ग्लैंड के थ्रू ये एक्शन लिया गया, ठीक है ना, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो कि पहुंचाई गई थी। तो ये काम है नर्वस सिस्टम का, ठीक है ना। तो चलो एक आसान सी चीज में समझ लेते हैं। मान के चलो आपने किसी गर्म प्लेट को या ऑब्जेक्ट को टच किया, फिर जैसे ही आपने उसको टच किया तो आपकी स्किन उससे टच होगी, तो उसने सेंस किया ये गर्म है, क्या है, इसमें हीट है। तो नर्व जो है हमारी वो इम्पल्स के रूप में ब्रेन तक पहुंची स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। वो जो मैसेज था एक इम्पल्स की तरह, करंट की तरह वो मैसेज पहुंचता है, ठीक है ना। सबसे पहले पहुंचेगा हाथ से स्पाइनल कॉर्ड के पास में, और स्पाइनल कॉर्ड से पहुंचेगा माइंड के पास में, और जैसे ही और माइंड के पास में पहुंचे भी ना तो स्पाइनल कॉर्ड भी आदेश दे देता है, तो आप झट से उसको छोड़ देंगे कि अरे भैया ये तो गर्म है, छोड़ो, ठीक है ना। तो ये काम है नर्वस सिस्टम का। तो ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई ये इतनी ज्यादा आसान तो नहीं है, पर फिर भी प्रक्रिया पूरी यही है। पर हम एक बारी करके हम समझेंगे कि कौन सा काम किसने किया, कैसे क्या हुआ, वो भी नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए रिसेप्टर क्या है, वही अपने आंख, नाक, कान, इन्हीं सबको रिसेप्टर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि जब भी एनवायरमेंट में कोई बदलाव होता है तो ये उसके लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। बाहर अगर कोई बदलाव हुआ तो ये रिसेप्टर्स सबसे पहले जाग जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते ही हैं, इन्हीं का काम है। तो अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। मान के चलो कान है, कान का काम क्या है, सुनने का, तो इट एक्ट एज फोनो रिसेप्टर, ठीक है ना। इनका काम है साउंड को रिसीव करना और इस तरीके की जो वो है इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाना। पर आप ये मत सोचना कि कानों का सिर्फ यही काम है। इसका मुख्य जो काम है वो बॉडी को बैलेंस करने का है। उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपके पास कान नहीं होते या एक कान होता तो फिर आप ठीक से चल भी नहीं पाते। आप अपना एक पैर उधर रखते और एक पैर उधर रखते और शायद आप अपाहिज हो जाते, ठीक है ना। इसके अलावा आइस का क्या काम है, आइस होती हैं फोटो रिसेप्टर की तरह काम करती हैं। जब भी लाइट पड़ती है तो ये सेंसिटिव हो जाती हैं और बताती हैं कि कितनी आंखें खोलनी है, गौर से देखना है या वैसे ही देखना है, काम चलाओ। तो आइस इस तरीके का काम करती हैं। इसके अलावा त्वचा, स्किन, तो ये थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। ये टेम्परेचर को फील करती हैं, ठंडा है, गर्म है और या फिर सही है, ये सब बताती हैं। नोज क्या करती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, तो काम क्या है नोज का, सूंघना, ठीक है। टंग क्या करेगी, गस्टेटरी रिसेप्टर, ये टेस्ट करती है। इसके अलावा क्या काम है टंग का, बोलते हैं हम टंग के माध्यम से, सही बात है, पर इसका जो मेन जो काम है वो सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है ना, यही है। तो ये तो बात थी रिसेप्टर की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पे हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से आपको और इजी हो जाएगा कि ये फोनो रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी, थर्मो, फोटो और गस्टेटरी, इनके सबके अलग अलग फंक्शन है। रही बात नोट्स की तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, पर फिलहाल आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि किसका कौन सा काम है। तो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन की। रिसेप्टर्स के बाद में जो महत्वपूर्ण चीज है, देखो रिसेप्टर जिस इंफॉर्मेशन को या जो भी सेंस है जो उससे वो सेंसिटिव होते हैं उसको वो स्टोर करके आगे तो भेजेंगे ना भैया, खुद के पास तो रखेंगे नहीं, क्योंकि जो करता धरता है वो तो नर्वस सिस्टम का ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के पास में है। तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन या फिर रिसेप्टर, इनके बीच में जो कड़ी है जिससे इंफॉर्मेशन का आना जाना होता है, या कह सकते हैं कि मान के चलो पहले के जमाने में लैंडलाइन फोन चलते थे तो क्या होता था, बहुत बड़ी जमीन में लाइन डाली जाती थी।
तो कनेक्शन होता था तो हम बात कर पाते थे, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर तो आज भी ऐसा ही कनेक्शन है। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं इसे न्यूरॉन कहते हैं, और ये एक स्पेशल तरीके का सेल होता है जो कंबाइंड हो गए, मतलब इसी तरीके के बहुत सारे सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बीच में थोड़ा गैप खाली होता है, उसको सिनैप्स से बोलते हैं, हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब कंबाइंड हो गए, एक दूसरे से चिपक चिपक के पूरी एक नर्व बना देंगे, और इनका जाल फैला हुआ है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सीधे कनेक्ट किससे होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड सीधा कनेक्ट किससे है, वो है अपने ब्रेन से। तो आप समझ रहे हो, रिसेप्टर सीधे इनसे कनेक्ट है, पूरी बॉडी में ही है ये तो खैर, और रिसेप्टर भी पूरी बॉडी में ही है, स्किन कहीं भी टच करो महसूस होता है ना। तो सिंपल सी बात है कि पूरी बॉडी में इन न्यूरॉन्स का जाल है। अब इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये फिगर देख लीजिए, ये सेल है एक तरीके का, ठीक है ना, न्यूरोनल सेल है, और इसका काम ये है कि ये जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड और रिसेप्टर हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है ब्रेन से। तो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो यही ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। देखो, इनकी जो आपको टिप दिख रही है, इनको डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, ये बिल्कुल जो रिसेप्टर हैं या जो भी चीज है उससे बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। तो जब भी आप कुछ चीज छूते हैं तो सबसे पहले सेंसिटिव ऑर्गन जो है वो यही है, इन्हीं से टच होता है। इसके बाद में ये है सेल बॉडी, जिसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आपने किसी चीज को, हॉट चीज को छुआ तो यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है ना। तो इम्पल्स यहाँ से कहाँ आएगी, सेल बॉडी में, सेल बॉडी में से फिर वो आती है एक्सॉन में, ठीक है। तो एक्सॉन में यहाँ आके 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 वो यहाँ पे आके नर्व एंडिंग पे वो मैसेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक केमिकल भरा हुआ है, जिससे क्या होगा, एक केमिकल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये पूरा पार्ट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन की, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो डेंड्राइट्स हैं, जैसे ही कोई खबर आती है या कोई टच होता है या कुछ भी होता है एनवायरनमेंट में, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्क पड़ता है, और यहाँ से लेके वो चीज यहाँ तक ट्रांसफर होती है एंडिंग तक, ठीक है ना। जो इम्पल्स है जो जनरेट होती है वो यहाँ से सीधा यहाँ तक आती है। इसके बाद में यहाँ बीच में जगह खाली रहती है, फिर दूसरा न्यूरॉन होता है। तो जो इम्पल्स थी, ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ पे आई, और यहाँ पे आके एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी उसमें क्या एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पल्स थी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी, करंट जैसी इम्पल्स थी, और उसी की वजह से यहाँ पे एक केमिकल जनरेट होगा, और वो केमिकल उस गैप में से जितना गैप है इससे और दूसरे न्यूरॉन के बीच का, उस गैप में से ट्रांसफर होगा, और वो दूसरे वाले जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स में क्या करेगा, फिर से केमिकल इम्पल्स जनरेट कर देगा, और इसी तरीके से पूरा मैसेज आगे आगे पास होता जाएगा। तो देखो, सिंपल सी भाषा में आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो डेंड्राइट्स है, यहाँ से मैसेज कैरी हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ से वो यहाँ तक आया एंडिंग तक, ठीक है, यहाँ से आया यहाँ तक, यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी वो केमिकल में बदल गई, और केमिकल यहाँ पे सिनैप्स से भरा हुआ है, इसके बाद में दूसरा सेल है इसी तरीके का, और वहां से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था वो यहाँ पे आके केमिकल उसमें चेंज हो गया, और वो केमिकल क्या करेगा, दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाके टच होगा, और वो इसको वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में फिर अगले में यही होगा, और ऐसे ऐसे करके पूरा मैसेज पहुंच जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर माइंड तक। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन के पार्ट की। तो सबसे पहले तो डेंड्राइट है, काम क्या है, ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है। दूसरा क्या है, सेल बॉडी। तो ये तो नेसेसरी पार्ट है, पूरी सेल का करता धरता है ये, इसी की वजह से सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सब यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, एक्सॉन, ये जो पार्ट है ये काहे के लिए काम आता है, ये लॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं सेल बॉडी के, जिन्हें एक्सॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो यहाँ से आती है मैसेज के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में, उसको ट्रांसफर करता है इधर से उधर डेंड्राइट तक, ठीक है ना, दूसरे सेल के डेंड्राइट तक। और सिनाप्स से ये क्या है, ये है गैप, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो गैप है ये है सिनाप्स से। तो ये एंड पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा नर्व एंडिंग के बाद में, यहाँ सिनाप्स है, उसके बाद में फिर से एक न्यूरॉन वो है। तो यहाँ पे जो केमिकल होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, सिनाप्स में क्या होगा, केमिकल सिग्नल,
और ये केमिकल सिग्नल आगे फॉरवर्ड होता है और उससे वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाती है और ऐसा ही चलता रहता है आगे तक। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं, अलग अलग न्यूरॉन्स का अलग अलग काम है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, पर जरूरी 2 ही हैं आपके लिए। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स, इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि जो मैसेज है उसको ये ट्रांसफर करते हैं बॉडी पार्ट से, कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इसको आगे हम डिटेल में और ज्यादा पढ़ेंगे, पर ये 2 चीजों से बना है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो कहने का मतलब ये ऐसे न्यूरॉन है जो मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज पहुंचता है पर वहां से वापस भी तो आना है ना, तो ये वापस लाने का काम करते हैं ताकि कोई एक्शन हो, इसी वजह से इनका नाम मोटर न्यूरॉन्स है। रिले न्यूरॉन्स, तो ये न्यूरॉन्स क्या है, ये रिले सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के न्यूरॉन। इसके अलावा एक टर्म है NMJ, या हम कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है, ये इस तरीके को आपको दिखेगा। तो किसी भी, तो ये जो NMJ है ये क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स फाइबर हैं, वो कांटेक्ट में आती हैं किसके? मोटर न्यूरॉन के। और मोटर न्यूरॉन हमने अभी पीछे ही पढ़ा है, वो क्या होते हैं? वो CNS से, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, मतलब माइंड या स्पाइनल कॉर्ड से जो वापस जो मैसेज आता है एक्शन करने के लिए, वो वाला मैसेज लेके आते हैं, उनसे ये कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये आपको इसमें आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है, उस चीज का मोटर न्यूरॉन्स आके यहाँ पे टच होते हैं, ठीक है ना। बाद में हमारी मसल्स काम करती है उसके हिसाब से, क्योंकि CNS से तो मैसेज लेके यही आते हैं ऑर्डर वाला कि भाई ये करना है, हाथ को उठाना है, तो ये मैसेज लेके यही आते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? मैसेज ले जाने का। और इनका काम क्या होता है? ये ऑर्डर लेके आते हैं साथ में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो देखो बहुत सिंपल है, डेंड्राइट से आया सेल बॉडी में, पूरा हमने पढ़ा हुआ है अभी, फिर एक्सोन में, फिर नर्व एंडिंग की टिप पे, एक्सोन पे, फिर सिनाइप से ये खाली जगह आ गई, और बाद में फिर डेंड्राइट पे ये यहाँ से केमिकल में, और केमिकल से वापस से फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में डेंड्राइट से, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में। इस तरीके से ये काम चलता रहता है, ठीक है ना। और ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात है, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टिप ऑफ वन न्यूरॉन। तो एक केमिकल रिलीज होता है एक्सॉन की टिप से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचने के लिए, और ये सिनाप्स को क्या करता है? क्रॉस करता है, बाद में वापस से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो देखो बेसिकली इसमें 3 महत्वपूर्ण और बड़े पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो CNS, दूसरा PNS और ANS। तो तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये भी वाला है, और उससे ज्यादा थोड़ा कम जरूरी वो ये वाला है। बाकी ये वाला तो ठीक है, ऐसे ही समझ लो आप, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CNS। इसमें क्या होता है? इसमें है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। अब ब्रेन में हम पढ़ेंगे, ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। इन तीनों के काम क्या है ये पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो इसमें नर्व्स होती हैं, क्या होती हैं? नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। नर्व क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था कि जो न्यूरॉन है उसका पूरा एक साथ कंबाइंड हो गए हैं, पूरे ये नसों की तरह फैले हुए हैं बॉडी में, वो नर्व्स जिनका कनेक्शन सीधा स्पाइनल कॉर्ड से है, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके के हैं और हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PNS की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, और तीसरा विसरल्स है। तो देखिए ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 इनके पेयर होते हैं, और पूरी के पूरी ऊपर ये रही ये सारी, ठीक है, 12 हैं पूरी। तो इनका काम क्या है? ये सीधे ब्रेन से निकल के सीधा ये किधर जाती हैं? सेंस ऑर्गन्स के पास में, जो भी नाक मुंह के पास में, और हेड रीजन में जो भी ये सारे हैं सीधा वहां पहुंचती हैं। तो इसी वजह से इनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। ये 12 टाइप की होती हैं और सीधा सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, और ऊपर के हिस्से में जो भी माल मसाला है वो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट होता है। तीसरी स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व मतलब ऐसी नर्व जो स्पाइनल से निकलती हैं। इनके 31 पेयर होते हैं, और इनका काम क्या है? स्पाइनल नर्व से निकल के सेंस ऑर्गन के साथ में जुड़ना और मसल्स के साथ में जुड़ना। और कौन से सेंस ऑर्गन? जो सिर के नीचे वाले हिस्से के हैं, ठीक है ना, उनके साथ में जुड़ना और मसल्स के साथ में जुड़ना। और ये मैसेज भी कैरी करती हैं। जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास में पहुंचाया जाता है, ठीक है।
विसरल नर्व्स मतलब ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट है, किडनी है, इन सब के पास में जाती हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनको विसरल नर्व्स कहते हैं। तो देखिए, दो मुख्य प्रकार के एक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं। एक तो वो जो हम खुद करते हैं जानबूझ के, जैसे लिखना है, सोचना है, चलना है, गाना है, ये हम खुद करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो ये होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री एक्शन। तो आर एक्शन विच वी डू इन कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन, तो इस पे पूरा ब्रेन का कंट्रोल होता है लिखने में, इन सब करने में। और दूसरा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो तो हो रही होती है। जैसे दिल का धड़कना है, सांस लेना है, किडनी काम कर रही है, तुमको पता ही नहीं है, पसीना निकल रहा है, तुमने निकाला, जानबूझ के निकाला क्या? नहीं निकाला ना। तो कारण क्या है कि ये अपने आप ही चलती हैं, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम जिंदा हो तो ये चीजें होती रहेंगी। और रही बात वॉलेंट्री एक्शंस की, तो ये आपकी मर्जी से चलेंगे। आपकी मर्जी है तो लिखो या मत लिखो, या बोलना है बोलो या मत बोलो। तो दोनों चीजों में अंतर क्या है? वो कैसे हैं? कंट्रोल ऑफ ब्रेन रहता है उन पे पूरा, और इधर कोई कंट्रोल ऑफ ब्रेन नहीं रहता, ठीक है ना। ये अपने आप ही होते हैं, इन पे कोई रोकथाम नहीं हो सकती। देखिए, दो और पॉइंट है, एक है रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क। तो इसको हम थोड़ा समझ ले रहे हैं। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा क्विक होता है, सडनली हो जाता है। इसके लिए दिमाग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सोचते ही नहीं है। मान के चलो कोई गर्म चीज पकड़ी तो छोड़ दिया, किसी ने आपको झापड़ मारा, आपने दूसरे हाथ से छोड़ दिया, मतलब एकदम से रिफ्लेक्ट होता है ना। बगल से हॉर्न बजा तो आप एकदम से एकदम सन्न हो गए, ठीक है ना। तो ये जो चीजें एकदम सडन होती हैं, तो ये दिमाग नहीं करता भैया, इतना टाइम नहीं है। इतनी जल्दी एक्शन लेने के लिए दिमाग थोड़ी नहीं सोचेगा, उसमें टाइम लगेगा, तब तक तो आपका काम उड़ जाएगा। तो ऐसे एक्शन जो सडनली होते हैं, ठीक है ना, किसी गर्म चीज को छू लो, या हमें एक जर्क लग जाता है, नी जर्क, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो स्टिमुलस होते हैं, उनसे जो रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अचानक से, जिसके लिए दिमाग का कोई यूज नहीं करना पड़ता है। ये सारा काम स्पाइनल कॉर्ड से होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टिमुलस क्या होता है, हमने शुरुआत में भी पढ़ा था कि जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज होता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करता है, वो है स्टिमुलस। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पास, वो वाला रास्ता जिससे जो नर्व इंपल्स है, ठीक है, वो पास होता है। कब पास होता है? जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है। तो ये इस तरीके का रास्ता होता है। वो देखो, गर्म चीज आपने कोई पकड़ी तो ये हीट है, इससे क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में चेंज हुआ ना, हीट आ गई। फिर क्या हुआ, रिसेप्टर कहाँ है, स्किन में लगे हुए हैं, यहाँ से ये पहुंचे स्पाइनल ऑर्गन के पास में, या कह लो स्पाइनल कॉर्ड के पास में। फिर क्या हुआ, उसने ऑर्डर दे दिया आपको, इफेक्टर ऑर्गन मसल्स को, ठीक है ना। मोटर नर्व्स हैं, वो आई ऑर्डर लेके, और आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, आपने छोड़ दिया, जो गर्म चीज थी वहां से हाथ हटा लिया। तो ये चीज जो है, ये पूरी रिफ्लेक्स आर्क हो गई, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या था, बहुत ही जल्दी जो हम एक्शन लेते हैं, जिसमें दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी, हो ही जाता है वो। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं या रिफ्लेक्स एक्शन है, असल में ये भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखो, एक होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ये क्या करेगा, सेरिब्रल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने वाला कहीं ना कहीं दिमाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे सारे ऊपर के इलाके में होते हैं, जहाँ पे हमारा पूरा सिर है, मुंह, नाक, सेंस ऑर्गन है ना, ऊपर वाले। तो क्रेनियल रिफ्लेक्स हम इसको कहते हैं। इसी वजह से क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं, हमने पढ़ा था ना, क्रेनियल नर्व्स का काम होता है वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये जो काम है, ये क्रेनियल नर्व्स के द्वारा होता है, और इसके एक्शन में कौन काम करता है, दिमाग काम करता है। तो जैसे कि हमारी जो आंखों की साइज में बदलाव होता है, जो साइज ऑफ पिपल, जब लाइट तेज होती है तो हमारी जो आंखें हैं, जो काला काला जो होता नहीं है गट्टा, वो छोटा बड़ा होता है, पिपल बोलते हैं उसको। तो ये जो बदलाव होता है लाइट की वजह से, ये कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नहीं करेगा, दिमाग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स काम कर रही हैं, जो सीधे दिमाग में ही होती हैं। ये तो हो गया सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ठीक है। दूसरा स्पाइनल रिफ्लेक्स, जो कि मैंने पीछे आपको समझाया, किसी गर्म चीज को पकड़ा, ये पूरा बना हुआ है,
और उधर से ऑर्डर आया, तो इसमें भी दिमाग का कोई काम नहीं है, इसमें पूरा काम स्पाइनल कॉर्ड का ही है, ठीक है। कोई सोचा समझी नहीं, डायरेक्ट इधर से गया और उधर से लौट के आया। क्योंकि मान के चलो अगर ये मैसेज लेके ऐसा 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 यहाँ जाता, फिर दिमाग के पास जाता, ये रास्ता दिमाग के लिए गया है ये वाला, तो फिर कितना टाइम लगता, तब तक तो हाथ का हलवा बन जाता है ना। तो इस वजह से इतना रिस्क काय को लेने का, डायरेक्ट इधर से गया और सूं घूम के इधर ये लो ये छोड़ दिया, ये हो गया स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो मसल्स हैं हमारी, उनमें मूवमेंट कैसे होता है, कि लोग बाग बॉडी बना लेते हैं, भैया कैसे बना लेते हैं, हाथ आगे पीछे कैसे कर रहे हो आप, ये सब कैसे चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो। देखो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और कॉमन सवाल है कि आखिरकार जो मसल्स हैं या हम कहें फैक्टर्स हैं, ऐसा क्या है जो उनमें मूवमेंट ला देता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो मसल्स होती हैं ये मसल सेल्स की बनी होती हैं, और ये जो मसल सेल्स हैं इनके पास में स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। कैसा? आम प्रोटीन नहीं, स्पेशल टाइप का प्रोटीन। अब देखो ये प्रोटीन क्या करिश्मा करता है। ये प्रोटीन की खासियत ये है कि ये साइज को चेंज कर लेता है अपने के हिसाब से, जैसा दिमाग मैसेज भेजेगा उसी के हिसाब से ये अपने साइज को या बनावट को ये अरेंजमेंट में ला देता है। दिमाग जैसा मैसेज भेजेगा, ब्रेन जैसा मैसेज भेजेगा या स्पाइनल कॉर्ड जैसा मैसेज भेजेगा, उसके हिसाब से ये शेप को चेंज कर लेती हैं मसल्स। तो जब ये चीज हो रही होती है, दिमाग ने ऑर्डर दिया कि भैया इसको फैला लो बाहों को, तो फैला लिया अपने दोनों हाथ, या दिमाग ने कहा कि अरे बंद कर लो, बाहर से कुछ आ रहा है, तो आपने ऐसे बंद कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग पे निर्भर करती हैं। असल में ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है ये मूवमेंट कराता है, मूवमेंट तो होगा ही ना। और इसी चीज को कहते हैं कि जो मसल्स हैं वो मूवमेंट करती हैं। करती कैसे हैं? मसल सेल्स होते हैं, उनके पास में स्पेशल प्रोटीन होता है, दिमाग ऑर्डर देता है और वो अपने अरेंजमेंट को अपने हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंस कर लेती हैं। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी नर्वस सिस्टम की। अब हम बात करते हैं कि जो कि हमने पहले पढ़ा था कि जो इसमें दो पार्ट हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये खोपड़ी आपको दिख रही है, हकीकत में ये मानव एक खोपड़ी ओरिजिनल खोपड़ी है, ठीक है ना। असल में दिमाग के अंदर ऐसा ही माल मसाला भरा हुआ होता है। और नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हड्डी दिख रही है ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये तो उसका रक्षा कवच है। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है ना, इसकी वजह से ये सुरक्षा उसको दी गई है। आगे बात करते हैं हम। तो हम बात करते हैं अपने मस्तक की। मस्तक बोले तो ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको 3 हिस्से में बांटा गया है। फोर ब्रेन जो अपना आगे का हिस्सा ये निकला हुआ है, फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा मिड ब्रेन, मिड क्यों भाई, बीच का है ये हिस्सा मिड ब्रेन, और सबसे नीचे का हिंड ब्रेन। तीनों के अपने अलग अलग काम है। अब फिगर में ये भी देख लो कि क्या ये है मेडुला, ठीक है। अभी सिर्फ देख लो, आगे मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। ये है थैलेमस, कॉर्पस, वेंट्रिकल्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, सब अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखो एक मुद्दे की बात यह है यहाँ पे कि जो मानव दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है, दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज अगर कोई है, जटिल कोई चीज है, तो वो यही है। और ये जलेबी की तरह ऐसी सुकड़ी हुई क्यों रहती है? जलेबी क्या, छुहारे की तरह बिल्कुल। कारण ये है कि ये जो हमारा दिमाग है ये पूरी तरीके से न्यूरॉन, नर्वस टिश्यूज का बना हुआ होता है। जो हमने अपने न्यूरॉन देखा था उनका जमघट अगर लगा देंगे तो आपने पता है ना, सेल एक होता है, और जब सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू होता है। तो यहाँ पे सेल कौन सा है? न्यूरॉन है, और उन्हीं के टिश्यू है। दिमाग पूरी तरीके से उन्हीं टिश्यूज का ही बना हुआ है। सुकड़ा इस वजह से है क्योंकि इसको क्या है, काम ज्यादा करना है, जगह है कम, तो क्या करोगे आप? सुकड़ जाओगे अपने आप ही। क्या है कि नहीं तो दिमाग ही अपना 2-3 किलोमीटर में फैला होता है, बात समझ रहे हो। तो फिट करने के लिए कुदरत ने इसी तरीके की इसकी बनावट करी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा काम करना होता है इसको, इस वजह से ये ऐसा सुकड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा सरफेस एरिया ना हो, इस वजह से लेस स्पेस में काम ज्यादा हो जाए, इस वजह से ये सुकड़ा हुआ होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो हमारा दिमाग है इसके ऊपर 3 लेयर सिस्टम, 3 मेम्ब्रेन होती हैं दिमाग के ऊपर, ठीक है, खोपड़ी के ऊपर। उनको हम कहते हैं मीनिंगिस। क्या कहते हैं? मीनिंगिस। ये कहते हैं। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, पर आप समझ लिया करो यहाँ स्पेलिंग से, ठीक है ना।
तो दूसरी बात ये है कि ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड मतलब एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ कह सकते हैं अपन, ठीक है ना, गीला गीला, पानी जैसा पतला भी नहीं, ठीक है, और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, हम कह सकते हैं ग्रीस तो ज्यादा हो गया, ऑयल जैसा काफी ज्यादा हाई डेंसिटी वाला थोड़ा सा फ्लूइड होता है। तो वो इनके बीच में भरा हुआ है, इन तीनों लेयर्स के बीच में, मीनिंग इसके बीच में। तो ये जो CSF है मतलब कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये क्या करता है, ये ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। मान के चलो आपको लग गया करंट, ठीक है, और आपकी खोपड़ी एक झटके में ही उड़ गई तो सब कहानी खत्म हो जाएगी ना। तो ये बचा लेता है, थोड़ा बहुत करंट अगर लगता रहे आपको तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोटेक्शन देता है दिमाग को। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड को वो हड्डियां प्रोटेक्ट कर रही थी, उसी प्रकार दिमाग को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये जो 3 लेयर्ड थी मीनिंग इसकी ये चीज, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये 3 मुख्य हिस्से होते हैं दिमाग के, इनको 3 ही हिस्सों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब एक एक करके हम इनकी जरूरत को समझ लेते हैं। अब जरूरी चीज ये है कि पार्ट ऑफ ब्रेन में फोर ब्रेन जो है ये सेरिब्रम का बना हुआ था। सेरिब्रम क्या होता है ये देख लीजिए, ठीक है, ये जो जलेबी जैसा ये घुमा हुआ पड़ा है ये है सेरिब्रम। फोर ब्रेन इसी का बना हुआ होता है। मिड ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस होता है, ये जो चीज है हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हिंड ब्रेन में क्या हुआ है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला और ओबेलंगेटा। तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। तो आप यहाँ देख लेना करके, ये सारी चीजें समझ में आपको आ जाएंगी कौन कहाँ पे है। हमें समझना इसके फंक्शंस, ठीक है ना, दिमाग के फंक्शन क्या है। तो सबसे बड़ी चीज ये सोचता है, थिंकिंग, ये दिमाग का ही काम है। मेमोरी को स्टोर करना, याद कर लेते हैं, अरे इसको तो मैंने पहले कहीं देखा है, अरे ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये सब काम कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है, ठीक है। सेंसेशन, समझना, मूवमेंट करना, फीलिंग्स, जज्बात जो आपके उमड़ते हैं अलग अलग किस्म के, और इस उम्र में तो कुछ ज़्यादा ही, तो ये सब काम किसका है, दिमाग का काम है। पर जो सेरिब्रम है ये हमारे सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन समझ रहे हो ना, लिखना, पढ़ना, जो हम खुद से करते हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक सोच के करते हैं, उन पे काम किसका होता है, सेरिब्रम का। सेरिब्रम कंट्रोल्स, यही वाला, ये जो घुमावदार हिस्सा है यही कंट्रोल करता है। इसके अलग अलग पार्ट इन चीजों के लिए, अलग अलग कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लो गाना गाना है तो अलग काम करेगा, लिखना है तो अलग काम करेगा, दौड़ना है तो अलग काम करेगा, इसी तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है, फोर ब्रेन, याद रखना, क्योंकि इसके पास है सेरिबेरम, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इसके, सोचता भी यही है, वॉलंटरी एक्शंस पे कंट्रोल भी यही करता है, मेमोरी भी यही रखता है, और जो सेंसरी इंपल्सेस होती हैं, जो मैसेज आते हैं ना, मोटर नहीं, सेंसरी जो मैसेज आते हैं उनको भी रेगुलेट यही करता है, ठीक है ना, और अपने हिसाब से सेट करता है उनको। इसके अलावा भूख लगती है हमको, वो भी यही बताता है। मिड ब्रेन का क्या काम है, तो ये वॉलंटरी एक्शंस को काफी हद तक करता है या इनवॉलंटरी एक्शंस को काफी ज्यादा करता है। जैसे पीपल चेंज में, और हमारे जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट हैं, गर्दन, ये हाथ वाथ हिलाने वाले कुछ वैसे मूवमेंट होते हैं ना, अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, तो ये सब कौन करता है, ये करता है मिड ब्रेन। अब देखिए हिंड ब्रेन, तो ये 3 पार्ट का बना हुआ है, तो इसका काम भी उसी प्रकार से है। देखो सेरिबेलम जो पार्ट है, ये रहा सेरिबेलम, इसका काम ये है कि ये पोस्चर बैलेंस बनाता है, ठीक है ना, पोस्चर का। इसके अलावा ये जो वॉलंटरी एक्शंस हैं उनमें प्रिसीजन का काम करता है, तो पिकिंग ऑफ पेन, मतलब इसका भी काफी हद तक हाथ होता है। मेडुला का क्या काम है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब जो हमारे बस की नहीं है या हम जो सोचते नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, लार का बनना, स्लेविएशन है। पोन्स का क्या काम है, ये रहा पोन्स, ये भी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, और इसका मुख्य काम है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना, जो हम सांस लेते हैं उसको। अब जो हमने ये पार्ट पढ़े इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले सेरिब्रम की बात करते हैं, तो ये सब ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और ये 2 हिस्से में बट जाता है। इस वजह से हम इनको हेमिस्फीयर में बांट देते हैं, और इनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। फंक्शन क्या है इसके, पहला तो ये है कि ये वॉलेंट्री मोटर एक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, मतलब करना क्या है, ऑर्डर दे दिया इसने,
ठीक है। दूसरा क्या है, ये साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, जो सेंस होते हैं उनको परसेप्ट करने की एक साइट की तरह है, ठीक है। तो ये जब कोई आवाज आती है तो यही उस पर काम करता है। इसके अलावा क्या है, ये जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, याद करते हैं, मेमोरी वाला भी सारा धंधा इसी के पास में है। दूसरी चीज है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कहाँ है, ये सेरिब्रम के बेस में नीचे है, ठीक है ना। ये हमारे सोने का काम या जगने का जो है, तो ये सारी चीजें, ये जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे क्या है, किरकेरेडियन रिदम या जो भी कुछ है, ये याद रख लो, क्योंकि ये हमारे जगने और सोने के साइकिल को काम करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। तो अगर ये चीज आए कि जगना और सोना, हु कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल इन ब्रेन, तो आप लिख दोगे क्या, हाइपोथैलेमस ऑफ द बॉडी। तो इट कंट्रोल अर्ज एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसके अलावा पेट भर गया है, खाली है ये, या भूख लगनी है नहीं लगनी, ये भी ये डिसाइड करता है। सेरिबेलम, ये क्या है, ये सेरिबेलम के नीचे, ठीक है, बिलो एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर, इट कोऑर्डिनेट द मोटर फंक्शन। ये मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। मोटर फंक्शन मतलब जो यहाँ से दिमाग से मैसेज लेके जाते हैं, जो ऑर्डर लेके जाते हैं वो। तो जब आप कोई बाइसिकल चला रहे होते हैं तो उसमें एक परफेक्ट पेडलिंग की आवश्यकता होती है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये काम कौन करवाएगा, ये काम सेरिबेलम ही करवाएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा बैलेंस बनाता है पोस्चर का। तो इट कंट्रोल द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, और जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनका प्रिसीजन पे भी ये कंट्रोल करता है। तो देखिए कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ी हुई हैं, पर बेसिकली सबके काम अलग अलग हैं। और ये रही बात मेड्यूला की, तो मेड्यूला ये चीज है, ये क्या करता है, ये हमारी हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ऐसे इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये हमारे ब्रेन के बेस में है और स्पाइनल कॉर्ड तक नीचे चला ही जाता है, ठीक है। तो आप देख के समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। पोन्स की बात करें तो ये क्या है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, इट रिले इम्पल्सेस बिटवीन द लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरिबेलम एंड मिड ब्रेन आल्सो रेगुलेट। ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना इसका मुख्य काम है। इसके अलावा ये इम्पल्सेस को रिले करता है किसके बीच में, लोअर सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारे दिमाग के ऊपर का हिस्सा है सेरिबेलम वाला, वहां पे इम्पल्सेस को पहुंचाता है। तो वो तो सब हो गई थी ब्रेन की बात। अब हम मुख्य तौर से पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि ये क्या है। इसका सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि ये पूरी बॉडी से मैसेज को एकत्रित करती है, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन भी इन्हीं के द्वारा होते हैं, और जो मैसेज होते हैं वो दिमाग के पास में ये ही साझा करती है, शेयर यही करती है। फंक्शन क्या है कि इट कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड नर्व्स, ठीक है। और इट कंट्रोल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस मतलब जिनमें दिमाग का कोई काम नहीं है, वो खुद अपने हिसाब से कर लेता है। जैसे कि ये वाला जो था रिफ्लेक्स आर्क है, वो इसी के द्वारा कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही। बाकी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये कहाँ पे है, पीछे तक है। इसके ऊपर जो बचाव के लिए है वो वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, हड्डियों का जो ढांचा है उसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है, यही है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लूडेड इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज का, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज है, देखो, फॉर टेकिंग प्लेस द वॉलेंट्री एक्शन, जब वॉलेंट्री एक्शन के लिए क्या प्रक्रिया होती है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है जब भी कोई एक्शन लेना होता है। मान के चलो ये स्टिमुलस हुआ, कुछ भी हुआ, यहाँ पे आपने कुछ ठंडा टच किया या गर्म टच किया, यहाँ पे हुआ स्टिमुलस, तो वहां से कहाँ पहुंचा, सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर ने आपने स्किन में टच हुआ, वहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई, और वो कौन लेके गई, सेंसरी नर्व। यहाँ पे सेंसरी नर्व भी तो लेके जाती है मैसेज। ये मैसेज पहुंचा सीएनएस के पास में, ठीक है। सीएनएस मैंने आपको बताया ये ब्रेन और स्पाइनल से बना हुआ है, ठीक है। सीएनएस के बाद में क्या हुआ, जो ऑर्डर दिया गया, इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, यहाँ पे प्रोसीड हुई, और यहाँ पे डिसीजन बना, और एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, और मोटर नर्व उस रिस्पॉन्स को लेके चली गई वापस मसल्स के पास में। और यहाँ पे मसल्स का जो प्रोटीन है उसको रीअरेंजमेंट हुआ वापस से, क्योंकि आपको छोड़ना है ना उसको, तो मसल्स का रीअरेंजमेंट तो होना ही होना है। और उसके बाद में मसल क्या हो गई, आपने ऐसे करके छोड़ दी वो चीज, और वो हो गया रिस्पॉन्स।
तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहता है दोनों के बीच में, नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के बीच में। बहुत ही सिंपल सी चीज है। पर कुछ ऐसे एक्शन होते हैं वॉलेंट्री एक्शन जिन्हें सोच समझ के लिया जाता है, उनमें क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा होते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद में कुछ एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए स्पाइनल कॉर्ड उतना ज्यादा जिम्मेदार नहीं होता है, वहां पे सिर्फ दिमाग अपना ही काम करता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें सोचता है और एक्शन लेता है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन है नर्वस सिस्टम का, क्योंकि है तो पूरा इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही तो जनरेट होती है, उसी से काम चल रहा है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला तो ये है कि भैया कि एक टाइम में एक ही बार में आप उसको जो मैसेज होगा वो पहुंच पाएगा, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ बार बार पहुंचता जाएगा। सिंपल सी बात है, इंसान है, मशीन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक impulse will reach only to those cells that are connected by nervous tissue। तो पहली चीज ये उन्हीं सेल्स से टच होंगे जो नर्वस टिश्यू से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहीं पे जनरेट होगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ऐसे नहीं किसी भी सेल में जनरेट हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये वापस रीसेट होने में कुछ समय लेता है, ठीक है ना, जब आप दूसरा मैसेज उसमें जाएगा, ठीक है ना। अनदर इम्पल्स जाने के लिए कुछ समय लगेगा, थोड़ी देर का। आप कंटिन्यूसली ये जो इम्पल्सेज हैं ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ना क्रिएट हो सकती, थोड़ा समय लगता है। और तीसरी बात यह है कि प्लांट्स के पास में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, उनके पास में ये सारा काम हार्मोन्स की बदौलत चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बहुत टाइप के, एक टाइप के नहीं बहुत टाइप के, और ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, मतलब इनके पास में खुद का थैला नहीं होता रखने के लिए कि वो वहीं पे रखे हुए हैं अपना, ठीक है ना। डक्टलेस मतलब कोई डक्ट नहीं है इनकी, और इनका जो ग्लैंड्स का क्या काम है, वो कुछ ना कुछ बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिपिड बनाएंगे या लिक्विड बनाएंगे, फ्लूइड बनाएंगे, बनाते हैं, और वो किसी काम में आता है बॉडी के, और उसको डायरेक्टली क्या करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, ठीक है ना। कोई डक्ट होती तो वो उसको सीक्रेट करते, तो यहाँ सीक्रेट नहीं करते एंडोक्राइन सिस्टम में, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। और जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा वो अपनी अपनी जगह पे काम में करते हैं, वो डायरेक्ट आते किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, ये आपने याद रखना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, और जो भी चीज वो बनाते हैं, जो भी फ्लूइड वो बनाते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम मतलब कि जो खून चलता है हमारा बॉडी में उसी में डायरेक्ट डाल देते हैं, और उसी के साथ में वो जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे जाके वो काम करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हार्मोन। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर का क्या काम होता है आपने पता ही है। तो ये कहाँ पे होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, जिसकी बात हम ऊपर कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे थे, वही तो डक्टलेस होते हैं। तो ये वहां पे होते हैं, और इनका काम क्या होता है हार्मोन्स का, ये टारगेट टिश्यू या ऑर्गन पे सोर्स के हिसाब से अपना काम करते हैं। टारगेट मतलब मान के चलो कोई हार्मोन जो है उसका काम अगर खोपड़ी में ही होना है या नाक में ही होना है तो वो नाक पे ही होगा, भले ही वो ब्लड स्ट्रीम के साथ में है, और कहीं पे वो काम करेगा ही नहीं। वो काम करेगा तो सिर्फ नाक पे आके, अगर वो नाक पे नहीं आएगा तो वो काम ही नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को, स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू और ऑर्गन पे काम करते हैं, ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हार्मोन्स। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये मदद करता है हार्मोन्स के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को करने में, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, केमिकल मैसेंजर हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में हार्मोन बनाते हैं। व्हाट इज ग्लैंड, तो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं बॉडी में जो कुछ लिक्विड सब्सटेंस बनाते हैं जिनमें कुछ डिफरेंट केमिकल्स होता है जो मैंने आपको बताया। तो यही लिक्विड, ये सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड होता है जो वो बनाते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। असल में ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक तो एंडोक्राइन और दूसरे एक्सोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो लिक्विड बनाते हैं या केमिकल बनाते हैं या हार्मोन्स बनाते हैं वो डायरेक्टली कहाँ ऐड कर देते हैं,
ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन होते हैं उनके पास में अपना डक्ट होता है, ठीक है, वो अपने उसमें रखते हैं। आगे बात करते हैं। पहले तो आप ये ग्लैंड्स को देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड है। ये पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग ग्लैंड देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनके पास में डक्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। डक्ट्स मतलब क्या, ट्यूब होते हैं इनके पास में। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो ये जो भी बनाते हैं वो ट्यूब के माध्यम से जो भी जिस एरिया में उनको पहुंचाना होता है पहुंचा देते हैं अपना लिक्विड वगैरह। तो इसके एग्जाम्पल एक्सोक्राइन ग्लैंड के हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड है, पसीना जो निकलता है ट्यूब के माध्यम से। सिलेवरी ग्लैंड है, सिलाइवा जो हमारी होती है वो भी ट्यूब के माध्यम से, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम में थोड़ी नहीं होती है सिलाइवा। और एंडोक्राइन जो होते हैं उनके पास में कोई डक्ट नहीं होती, तो ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आके। तो जो हार्मोन्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं वो कंट्रोल। Thus, endocrine system is the system of endocrine gland, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी के ऐसे ग्लैंड हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हार्मोन्स। और ये हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन हमारे बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और उन्हीं का एक एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो हार्मोनल एक्टिविटी है, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से बढ़ती है या कम रह जाती है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख ग्लैंड्स दिए गए हैं, तो आपने ये ध्यान देना है। अब देखो अलग अलग हार्मोन के अलग अलग काम है, ये चीज में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने ये टेबल दी है, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नीचे मैं वो तो करा ही दूंगा। तो देखो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। पीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, मेलाटोनिन। इसकी लोकेशन क्या है, मतलब ग्लैंड की, तो ये बताया गया है। इसके बाद में इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट स्लीप साइकिल, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये भी एक ग्लैंड है। हार्मोन कौन सा बनाता है, बहुत सारे हार्मोन बनाता है। लोकेशन ये है। फंक्शन क्या है, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ मैनी अदर ग्लैंड। इसी प्रकार से ये पूरे जो भी हैं ये ग्लैंड, उनका पूरा सिस्टम लेखा जोखा मैंने आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं ले पा रहे हैं तो फिर नीचे वो है। तो इसमें बताने में कुछ समझाने वाली चीज इसमें है नहीं है, बस डायरेक्ट आपने पढ़ते जाना करते जाना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मेन जो है। तो देखो थायराइड ग्लैंड ये बनाता है थायरोक्सिन, ठीक है, जो कि नेसेसरी है काय के लिए, आयोडीन जैसी खतरनाक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन सीक्रेशन होता है। और ये होता कहाँ पे है, हमारे जो विंड पाइप है निक में वहां पे, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे हुआ थायरोक्साइन तो बहुत भयानक बीमारी हो जाती है, वो बोलते हैं गोल्टायर बोलते हैं, इसमें गला हाथी जैसा गला हो जाता है वो बीमारी, ठीक है। तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये इसका काम है, थायरोक्साइन का फंक्शन है। क्या रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस हार्मोन बनाता है, ये यहाँ पे है। और ये डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके डेवलपमेंट में। इम्यून सिस्टम को आप समझते ही होंगे क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड। तो ये एड्रेनल हार्मोन बनाता है किडनी के ऊपर। ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एड्रेनल्स यही है। हार्मोन कौन सा बनाता है, ये रहे एड्रेनल, ठीक है। काम क्या है इनका, एक्स्ट्रा एनर्जी, मोर एड्रेनल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, एक्साइटमेंट एंड एंगर। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को तैयार करता है। मान के चलो कभी आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ा है, कभी अंदर से एक एनर्जी आ जाती है, अजीब सा एकदम फील होता है जब हम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब। कोई गुस्से में हिलने लगता है, कँपने लगता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब एक अलग तरीके की स्थिति होती है। वो सब इसी हार्मोन के कारण होती है, एंडरलाइन हार्मोन के कारण। पेनक्रियास ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियास इंसुलिन को सीक्रेट करता है, जो कि शुगर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शुगर को रेगुलेट करता है। अगर ये पेनक्रियास में कुछ गड़बड़ी हुई, इंसुलिन कम बन पाया
और तो शुगर, डायबिटीज जैसी, मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी आपको गिरफ्त में ले लेगी। होता कहाँ है? बिलो स्टोमच, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है। टेस्टिस ये क्या है? ये हार्मोन बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, मेल्स के अंदर होते हैं टेस्टिस। ठीक है, पता ही है आपको। इन स्पर्टम बनाते क्या है? ये स्पर्म यही बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट भी इसी के कारण होता है। ठीक है, ये जो हार्मोन है टेस्ट हार्मोन मेल्स के अंदर, और फीमेल के अंदर ओवरी, काम वही है, इनके अंदर एग प्रोडक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, और ये पेल्विस में होते हैं। आयोडीन का इंपॉर्टेंस क्या मैंने आपको बताया, जो बीमारी हो सकती थी खतरनाक स्वैलन नेक वाली, इसी वजह से आयोडाइज साल्ट की जरूरत होती है हमें। आयोडीन जो मिनरल है वो असेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है ना, आयोडीन हमें चाहिए ही चाहिए है, वो थायरोक्साइन का क्या है? असेंशियल पार्ट है। आयोडीन की कमी हुई तो ऐसी भयानक बीमारी हो सकती है। डायबिटीज आपने पता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, मैंने अभी बताया। पर ये काम कैसे करता होगा? मान के चलो, ये देखो, ये क्या है? ये लो ब्लड ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज है लो ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है ना, और यहाँ पे हाई ब्लड ग्लूकोज है। ठीक है, तो यहाँ से ये पेनक्रियाज में आया और ये भी यहाँ से पेनक्रियाज में आया। दोनों ब्लड कहाँ है? पेनक्रियाज में। अब देखिए, यहाँ पेनक्रियाज से एक तरफ तो ग्लूकोज रिलीज बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, तो यहाँ से ग्लूकोज जो रिलीज हुआ, ठीक है, अल्फा सेल होते हैं उनसे ये रिलीज होके आया कहाँ? लीवर में। लीवर में क्या हुआ? लीवर रिलीज ग्लूकोज इनटू ब्लड। लीवर ने क्या किया? जो ग्लूकोज था उसको ब्लड में भेज दिया। ठीक है, तो ब्लड नॉर्मल ग्लूकोज लेवल यहाँ पे बराबर है। बाद में क्या हुआ? यहां से और यहां से अंदर क्या हुआ? यहाँ पे देखिए ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज कम था, यहाँ पे भेजा कम वाले से, यहाँ से भेजा ज्यादा वाले से। इनको मेंटेन किसने किया? पेनक्रियाज ने किया है ना। कैसे किया? इंसुलिन रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स बाय पेनक्रियाज। यहाँ से जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के, उन्होंने इंसुलिन को रिलीज कर दिया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ? ये फैट सेल टेक ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। जो फैट सेल्स होते हैं जो, वो क्या कर लेते हैं? ब्लड से ग्लूकोज को ले लेते हैं, और बाद में यहाँ पे नॉर्मल ब्लड हमें मिल जाता है जिसमें बराबर मात्रा होती है शर्करा की, शुगर की लेवल जो होती है वो इक्वल होती है। तो अब आप समझ गए ना ये कैसे काम करता है। अगर ये नहीं करे, ये चीज, अगर ये फैट सेल्स ना हो, ये वाली प्रक्रिया ना हो, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पे कबड्डी खिल जाएगी, डायबिटीज वाली बीमारी आपको हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है? अगर ये इंसुलिन नहीं बना रहा पेनक्रियाज, तो क्या होगा? आपको अलग से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, और आपको ये लेने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने रुक गए, नहीं लिया तो लुढ़क जाओगे, मतलब टाइम टू टाइम लेना ही पड़ता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो प्लांट के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? मुख्य तौर से इनमें 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, 2 टाइप के मूवमेंट। तो यहाँ पे लिखना भूल गया, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टी मूवमेंट। ठीक है, 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। और कौन क्या क्या चीजें कोऑर्डिनेट करनी होती हैं प्लांट्स को? सबसे पहले तो प्लांट की ग्रोथ, ये कोऑर्डिनेट होनी है भैया, कम होनी है, ज्यादा होनी है, ये तो कंट्रोल करने वाली चीज है ना। और उसके अलावा क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, सीड का जर्मिनेशन होना, ये भी कंट्रोल करने वाली चीज है। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, ये भी कंट्रोल करने वाली चीज है। राइपनिंग, जो फलों का पकना है, पत्तों का गिरना है। और मूवमेंट ऑफ प्लांट, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट में, या लोकोमेशन होता है बहुत सारी चीज़ों में, दूसरे प्लांट से दूसरी जगह जाते हैं वो, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होंगी? ये कोऑर्डिनेट होंगी। तो होंगी कोऑर्डिनेट किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। पहला तो ऑक्सिन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऊपर पाया जाता है एकदम सूट पे, टिप पे। प्लांट कोई भी होगा और ये उसके ऊपर सूट पे पाया जाएगा, टिप पे। ये ग्रोथ कंट्रोल करता है स्टेम की। इसके अलावा फ्रूट और रूट्स की, सबकी ग्रोथ यही तय करता है। तो कितना लंबा होना है, कितना छोटा होना है, सब ऑक्सिन के ऊपर है। दूसरा है गिबरेलिंस, तो ये इट कंट्रोल ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी स्टेम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स,
और सीड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, इन सब में ये वाला हार्मोन काम करेगा। साइटोकिनिन, तो ये क्या करेगा, इट कंट्रोल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय सेल डिवीजन, ये प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है सेल डिवीजन करके। देखो सेल डिवीजन होंगे तभी तो ग्रोथ होगी, ठीक है ना, तो ये उसको कंट्रोल करता है कि कितने सेल डिवीजन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा, आपने नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, इसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां आप सबको डिटेल में समझ सकते हैं। ब्रेकिंग डोरमेंसी सीड, तो ये सब काम साइटोकिनिन की है। इसके अलावा ABA एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, इनहिबिट ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जो पत्ते गिरते हैं उसको, उन सब में भी यही कंट्रोल करता है। फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये सब काम मिले जुले ही हैं लगभग। अब देखिए दो मैंने आपको बताया था मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक और नेस्टैगियम का, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ या डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। कैसे होते हैं ये समझते हैं। तो इंडिपेंडेंट ग्रोथ में ऐसे एक्शन आ जाते हैं जो डायरेक्ट स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब वही वाली चीज, बाहर एनवायरनमेंट में कोई बदलाव हुआ और इन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो टच मी नॉट प्लांट को आप टच करते हो तो वो क्या, स्टिमुलस हुआ और उसने हाल ही रिस्पॉन्स दिया, हाल वो सिकुड़ जाता है, टच करने से वो सिकुड़ जाएगा या खुल जाएगा, ठीक है। तो प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, तो ये भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स जैसे हम करते हैं उसी तरीके से ये भी करते हैं, तो इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल कन्वे करने के लिए, पहुंचाने के लिए। फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंजेस देयर शेप, तो ये जैसे हम मसल्स का शेप चेंज करते हैं वैसे ये चेंज कर लेते हैं अपने सेल्स का, पर ये प्रोटीन की वजह से नहीं करते, ये करते हैं स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल, ये वाटर की वजह से, उनमें पानी का जो अमाउंट होता है उसी की वजह से वो स्वेल होते हैं, फूल जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मूवमेंट देखने को उनमें मिलती है। ग्रोथ में कौन से हैं, जो स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स हो, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट में, इतना समझ लो। दूसरा कौन सा था, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, इसमें क्या है, इसमें कई सारे होते हैं। देखो पहला तो ये है कि ट्रॉपिक डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, पहला क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। दूसरा टेंड्रिल्स, आपने कोई बेल देखी होगी उसमें गोल गोल स्प्रिंग जैसी होती हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट के टच में आती हैं तो वो ज्यादा जल्दी ग्रोथ करती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की जो ग्रोथ हो रही है ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, ठीक है ना। दिस कॉजेज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, और वो वाला हिस्सा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें होते हैं फोटोट्रोपिज्म, जो इंपॉर्टेंट है। देखो इन दोनों को आप आगे अपन डिस्कस करेंगे, बाकी ये सारे तो यही है, वैसे ही समझ लेते हैं। तो ये जो लाइट के टुवर्ड होता है जो मूवमेंट, वो जियोट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी और अबे ग्रेविटी, ग्रेविटी के पास में जाए या ग्रेविटी से दूर जाए जो मूवमेंट है वो है जियोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल से हो, तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल, ये कीमोट्रोपिज्म का हो गया। हाइड्रोट्रोपिज्म जो पानी की वजह से जो मूवमेंट हो वो, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रोपिज्म क्या है कि देखो जब ये जो मूवमेंट है, जब भी लाइट पड़ती है किसी प्लांट के ऊपर तब ये होता है फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, तो मूवमेंट होता है इसमें। तो जब लाइट के पास में जा रहा है प्लांट मूवमेंट करके तब तो पॉजिटिव है, और अगर वो लाइट से दूर जा रहा है तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव जो फोटोट्रोपिज्म है वो प्लांट का कौन सा हिस्सा करता है, वो स्टेम करता है, और जो रूट होती है वो कौन सा करता है, वो रूट करेगी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि वो लाइट से दूर भागती है, नीचे की तरफ जाती है ना, जियोट्रोपिज्म होता है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी के टुवर्ड। तो अगर कोई प्लांट है उसको हम एक कंटेनर में रख दें, सिर्फ उसमें एक छेद है, वहां से रोशनी जाने की जगह हो, तो क्या होगा, जो स्टीम होगा वो उसकी तरफ झुक जाएगा। भाई क्यों झुक जाएगा, क्योंकि देखो ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है, मान के चलो ये रहा सूरज सामने है तो ये पूरे में फैला हुआ है, थोड़ा टेढ़ा हुआ इस तरफ पड़ रहा है, तो जिस हिस्से में धूप नहीं पड़ रही है वहां पे ये हार्मोन बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो उस हिस्से की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और वो बेंड हो जाएगा किसकी तरफ, लाइट की तरफ। तो यहाँ पे भी वही हुआ, लाइट इधर आई तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना सारा डेवलप हो गया और इस वजह से ये मुड़ गया, सिंपल सी बात है। तो ये जो मैकेनिज्म है यही है फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट विद रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, तो ये
केमिकल जनरेट होता है यहाँ पे, वो होता है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म में क्या होगा, मूवमेंट टुवर्ड द केमिकल, जो केमिकल के तरफ मूवमेंट होता है। तो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म में क्या होगा, केमिकल से दूर की तरफ मूवमेंट होगा। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम पोलन ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल रिलीज बाय ओवरी। ओवरी एक केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, और यहाँ से पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से होते हुए डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे अपने आप यहाँ घुस जाते हैं, इसके एक केमिकल की वजह से। तो इस तरीके का जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो होता है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है ना, सिंपल भाषा में हम नेस्टिक मूवमेंट को समझ लेते हैं। ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनमें जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का वो स्टिमुलस पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है ना, स्टिमुलस जहां हो रहा है वहां वो नहीं जाएंगे, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी वहां करते रहो, ठीक है, उसको छुओ, कुछ भी करो, उधर फर्क नहीं पड़ेगा नेस्टिक मूवमेंट्स में। ये किधर काम करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मिमोसा पुटिका को लेते हैं, छुई मुई वाला जो प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप उसको टच करते हो तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। ठीक है, और जो लीव होती है वो ड्रॉप होने लगती है। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। ठीक है ना, इससे स्टिमुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने उसको टच किया और वो ड्रॉप होने लगी। ठीक है ना, पानी जो था वो क्या होने लगा, स्वेल अप होने लगा। ठीक है, जैसे ही आप टच करेंगे और थोड़ी देर बाद वो वापस से श्रिंक हो जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इससे स्टिमुलस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो होते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है ना, जहाँ पे ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है, और उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, पर मूवमेंट तो होता है पर स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं होता। टच मी नॉट प्लांट में ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। क्या होता है कि ये जो पिलुविनस है, पिलुविनस क्या होता है, जो पीछे का हिस्सा जिसपे लीफ का पूरा एक खांचा टाइप का होता है ना, जो पीछे नस अपन कह सकते हैं, जैसे हमारी आर्टरीज होती हैं लीव्स में, उसी तरीके के यहाँ पे पिलुविन्स होते हैं टच मी नॉट प्लांट के। ठीक है, तो जब भी आप टच करेंगे किसी प्लांट को तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रेवल करेंगे कहाँ तक, पिलुविनस तक। ठीक है, और पिलुविनस क्या है, इज ए जॉइंट एट द बेस ऑफ प्लांट, ये प्लांट के बेस पे जॉइंट होता है। ठीक है ना, लीफ में, और इसमें पानी भरा हुआ होता है टाइटली। तो इसी पानी के वजह से जो बाकी की बची हुई फिल्म है और होल्ड, इसको पानी की वजह से वो ऊपर की तरफ टाइट रखती है, अपराइट। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल रीच करेगा पिलुविनस तक तो ये सिग्नल क्या करेंगे, लूज कर देंगे वाटर को, और इसकी वजह से वो फैल जाएगा प्लांट। ठीक है, तो लीफ क्या होंगी, वो सिकुड़ जाएंगी या फिर फैल जाएंगी, दोनों में से एक एक्शन होगा। तो ये चैप्टर बस ऐसा कुछ खास नहीं था, पर फिर भी इतने में आपका काम चल जाएगा। काफ़ी अच्छे से मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ही हैं। तो लिंक आपको नीचे मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी भी लिंक नीचे आपको मिल ही जाएगी।